कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। किसानों ने आज से आंदोलन को और भी तेज करने का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता तीनों कानूनों को रद्द करने पर ही अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वह दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। इसे लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट हो गई है। किसानों की तरफ से जयपुर हाईवे NH48 ब्लॉक करने के ऐलान के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार से लगातार बात के बाद भी कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। कई किसानों का जोश ठंडा न पड़ जाए, इसके लिए सिंघू बॉर्डर पर अलग ही तैयारियां चल रही हैं। सिंघू बॉर्डर के किसानों ने फतेह मार्च निकालने की तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए 3 रंग के झंडों को तैयार किया जा रहा है। बात करेंगे, क्या इन झंडों की अहमियत है, क्या इनसे दिखाया जाता है? ये हमारी कौम का निशान है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी तो ये निशान है जो ये तब से झूल रहा है। गुरु नानक पातशाह पहले सिख धर्म के ऐसे गुरु हुए हैं और सर्व सांझी वालता का वो एक ओंकार का उपदेश देने वाले हैं और वो खुद खेती करते रहे हैं। सो ये शांति का प्रतीक है, ये जुल्म के खिलाफ लड़ने का प्रतीक है। ये कई तरह से हमारे सिद्धांतों को लेकर आगे आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए बीते दिन कृषि मंत्री द्वारा किसान आंदोलन के मसले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और लोगों से उन्हें सुनने की अपील की है। पीएम मोदी ने लिखा, मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुने। बहरहाल कल किसानों के प्रदर्शन की आंच दिल्ली समेत NCR में भी देखने को मिलेगी। इस सब पर सरकार का क्या रुख रहेगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। बंगाल में बढ़े बवाल को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। 19 और 20 दिसंबर को उनके पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने की संभावना है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में पिछले 1.5 महीने के भीतर गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा दौरा होगा। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के साथ आम जनता से संवाद भी करेंगे। इससे पहले बीते 5 और 6 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से जी जान से जुटने की अपील की थी। पिछले दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्धिजीवियों के साथ आम जनता से भी संवाद कर राज्य के माहौल के बारे में जानकारी ली थी। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि बीते गुरुवार यानी कि 10 दिसंबर को पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान डायमंड हार्बर जाते समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हमला हो चुका है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी हमले में घायल हो चुके हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं पर हुए हमले से राज्य में बढ़ी सियासी तपिश के बीच गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के मायने तलाशे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन अभी से सियासी माहौल तैयार हो गया है। सियासत की लड़ाई सिर्फ जुबानी हमलों तक ही नहीं बल्कि पथराव तक आ गई है। बीजेपी के नेता और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर आज डायमंड हार्बर में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर मारे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर भी हमला किया गया। बीजेपी नेताओं ने इस घटना के लिए TMC के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। पत्थरबाजी की इस घटना में विजयवर्गीय और उनके स्टाफ ने मुश्किल से खुद को बचाया। विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर तब फेंके गए जब वो दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को भी बंद करने की कोशिश की जिससे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का काफिला गुजर रहा था। वहीं कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से हुए हमले पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रास्ते में मुझे जो दृश्य देखने को मिला वो अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। It has become a state of lawlessness and a state of intolerance.
आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। बता दें, जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा जाए सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने अमित शाह, जेपी नड्डा की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को 14 दिसंबर को तलब किया है। गुरुवार को बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी आक्रामक है और टीएमसी पर हमला बोल रही है। विवाद के बीच बंगाल बीजेपी के नेता शांतनु बासु ने टीएमसी पर निशाना साधने के लिए फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा लिया और कहा कि अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। गौरतलब है कि बीते दिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब डायमंड हार्बर जा रहे थे तब उनके काफिले पर पत्थरों से हमला किया गया। बीजेपी का कहना है कि इस हमले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को चोटें भी आई हैं। इसी के बाद से बीजेपी की ओर से टीएमसी पर हमला तेज किया गया है। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के बाद दिल्ली से कोलकाता तक राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है और जगह जगह इसको लेकर बीजेपी ने विरोध भी किया। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,398 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 97,96,770 हो गई है। इसी दौरान देश में 414 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,42,186 हो गई है। देश में अब तक 92,90,834 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 37,528 मरीज शामिल हैं। फिलहाल 3,63,749 मरीज एक्टिव रूप से संक्रमित हैं। रिकवरी रेट 94.84% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। गुरुवार को देश में 9,22,959 सैंपल्स की जांच की गई, जिसके बाद कुल टेस्टिंग की संख्या 15,07,59,726 हो गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना के कुल मामले 6 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि 95% के पार रिकवरी रेट पहुंच गया है, जबकि संक्रमण की दर 3% से नीचे आ गई है। दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे में 1,575 केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 18,64,348 मामले सामने आ चुके हैं। देश में 72% मामले 10 राज्यों से सामने आ रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक शामिल है। आपको ये भी बता दें कि 8 कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार क्लिनिकल परीक्षण के विभिन्न चरणों में है, जो निकट भविष्य में उपयोग के लिए तैयार हो सकती हैं, जिसमें 3 स्वदेशी टीके शामिल हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.